हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी के सिलेबस। और ये हमारा 31वां टॉपिक है टोटल 32 टॉपिक में से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल में पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अपडेट देता हूँ, साथ ही आपको मटेरियल भी शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इन द इंफॉर्मेशन एज, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोविजन स्टेट एज अ मैनेजर ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स अंदर कवर किए जाएंगे। Politics and public policy. Politics and public policy are closely intertwined with politics, shaping the formulation, implementation, and evolution of public policies. Understanding the relationship between politics and public policy is essential for comprehending how decisions are made, resources are allocated, and social issues are addressed. देखिए क्या होता है कि जो पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बनती है, ठीक है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स से कितने जुड़ी हुई होती है। जैसे आप देखते हैं, जनरली आप देखेंगे कि आपके ये मान लीजिए आपका राज्य है ना। अब राज्य की जो राजधानी है, जैसे यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है ना। लखनऊ में आप देखेंगे कि जो ज़्यादा डेवलपमेंट आपको डेवलप्ड सिटी है ना, ठीक है, वो लखनऊ में आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी सिटीज़ हैं उनमें, है ना। कानपुर क्यों? क्योंकि वो राजधानी वाली सिटी है। तो पॉलिसीज़ बनती है तो राजधानी के लिए अलग पॉलिसी बनती है, किसी दूर का जो स्टेट है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए अलग पॉलिसी बनती है। तो वो कितना लो, फिर उसके बाद इनके पास पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी हैं, यूपी में योगी जी हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन बराबर रहेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और है, मान लीजिए यूपी में कोई और है, तो वो कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो पॉलिसी उस स्टेट के लिए भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, आइए जानते हैं पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी में क्या, पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स रेफर्स to the activities, action and policies used to gain the hold power in a government or influence the government। तो पॉलिटिक्स क्या होती है कि आप या तो चुनाव लड़के जो है गवर्नमेंट में एंटर हो जाइए, सरकार बना दीजिए, या फिर आप कुछ ऐसे इवेंट करिए जिससे सरकार को प्रभावित होना पड़े, जैसे आंदोलन होते हैं, अनशन होते हैं, इस टाइप की चीज़ें, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिकल एक्टर्स, पॉलिटिशियंस इसके अंदर होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती है। इंटरेस्ट ग्रुप, सिटीजन और पॉलिटिकल एक्टर्स को इंगेज इन दी पॉलिटिकल प्रोसेस, इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। सरकार की तरफ से कोई डिसीजन आया कि मान लीजिए जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, तो वो अनशन में चले जाते हैं। ठीक है, फिर पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो नाम नेताओं के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो हैं एक्टर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं। पॉलिसी प्रेफरेंसेस, पॉलिटिकल एक्टर्स हैव वेरिंग पॉलिसी प्रेफरेंसेस एंड आइडियोलॉजीज दैट इन्फ्लुएंस देयर पोजीशन ऑन इशू सच एज इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल इशू, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड मोर। तो पॉलिसी की जो एक्टर्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो आइडियोलॉजी मतलब वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि पॉलिसी किस तरफ जानी चाहिए, सोशल इशू, हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा। Election and accountability. Election provide a mechanism for citizens to express their political preference and hold elected official accountable. Politics leader can often make policy promise during campaigns. तो पॉलिटिकल लीडर जो हैं अलग अलग वादे करते हैं, जनता उनको चुनती है और उसके बाद वो जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं उनकी बात सुनने के लिए, और वो एज ए इलेक्शन मैकेनिज्म होती है। लेजिस्लेशन एंड गवर्नेंस. Political institutions include legislature, executives, and judiciaries play a role in shaping laws and policies. Political leaders engage in governance process to enact policies aligned with the political objectives. तो political objectives एक तरह से लीगलाइजेशन होता है, जो लॉज होते हैं, है ना, पॉलिसीज को शेप करने में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो भी असेंबली बॉडी होती है, या अपन बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वो कहीं ना कहीं इसमें काम आता है। पॉलिटिकल लीडर्स इंगेज इन द गवर्नेंस प्रोसेस टू इनेक्ट पॉलिसीज अलाइंड विद देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो पॉलिटिकल लीडर जो हैं गवर्नेंस में इंगेज होते हैं, जो भी उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं, जो वो घोषणा पत्र, आपको पता है कि हर गवर्नमेंट घोषणा पत्र देती है कि भैया हम आएंगे तो हम ये करवाएंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आती है। अब पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। पब्लिक पॉलिसी रेफर्स टू द डिसीजन एंड एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस सोसाइटल इशू, इंक्लूड्स लॉ, रेगुलेशन, प्रोग्राम एंड रिसोर्स अलोकेशन। तो गवर्नमेंट के पास कुछ खजाना है, कुछ अमाउंट है, उसके पास कुछ रिसोर्स है, वो चाहती है कि भैया एक पॉलिसी बनाती है कि ये जो यहाँ का जो डैम है इससे नहर निकाल के सिटी जो है बी सिटी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो एक डिसीजन लेती है गवर्नमेंट जो एड्रेस करती है सोशल इशू, सोसाइटल इशू जो है ना, उनके लिए लॉ लेके आती है, प्रोग्राम्स लेके आती है, रिसोर्स अलोकेशन लेके आती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। पॉलिसी प्रोसेस, द पॉलिसी प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस इंक्लूडिंग एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अडोप्शन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। तो पॉलिसी, सबसे पहले पॉलिसी जो एजेंडा होता है वो रखा जाता है सामने कि
कि हमारा पर्पस क्या है कि जो 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं करवानी, इस टाइप की हमारा एक एजेंडा है। फिर उसके लिए पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन होता है और उसका इवोल्यूट, जब अडॉप्शन हो जाता है उसके बाद इंप्लीमेंट करने के टाइम पर उसको इवोल्यूट भी करते हैं साथ के साथ। पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस ईच स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस, और हर स्टेज में पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इसको इशू को मतलब इन्फ्लुएंस करती है। पॉलिसी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल एक्टर्स शेप पॉलिसी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी, पार्टी प्लेटफॉर्म एंड द अदर प्रेफरेंसेस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो पॉलिटिकल एक्टर जो है, कांग्रेस वाला है वो कांग्रेस की बात करेगा, बीजेपी वाला है बीजेपी की बात करेगा, आम आदमी पार्टी वाला आम आदमी पार्टी की तरह बात करेगा, है ना। जैसे ये फ्री देगा, ये मान लो कुछ सोशियोलॉजी मतलब कुछ ऐसा पैसा खर्च करेगा, कांग्रेस वाले कुछ और करेंगे। तो अलग अलग उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। Resource allocation. Political decision influence the allocation of resource different policy areas. Budget reflect the priorities of elected official and values of the society they represent. तो जो elected officials हैं, जो गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री हैं, वो क्या चाहेंगे कि मेरे एरिया का ज़्यादा विकास हो, उस एरिया में वो पॉलिसी को डेवलप करेंगे, या उनकी जो पार्टी की जो चॉइसेस होती है वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलती है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज इन्वॉल्व्स वेरियस एजेंसीज एंड एक्टर्स, पॉलिटिकल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सपोर्ट, इम्पैक्ट एंड सक्सेस ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी जो उसका एग्जीक्यूशन ऐसे अलग अलग एजेंसीज करती है, इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, पब्लिक सपोर्ट, और क्या उसकी पॉलिसी का सक्सेस होने का क्या इम्पैक्ट है, इम्प्लीमेंट करने का क्या इम्पैक्ट आ सकता है, सक्सेस ऑफ पॉलिसी अगर हुई तो कहीं ना कहीं हमें उसको एवल्यूट करना है। पॉलिसी इवोल्यूशन, पब्लिक पॉलिसी आर सब्जेक्ट टू इवोल्यूशन टू असेस देयर इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इक्विटी। जो पॉलिसी आप लेके आए हो, भले वो 14 साल से बच्चों के लिए रोजगार ना करने देना हो, कोई भी पॉलिसी आप लाओ कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देंगे जैसे मोदी जी चलाते हैं, तो ऐसी कहीं ना कहीं उसका टाइम टाइम इवोल्यूट आपको करना पड़ेगा, क्या सच में इसकी जरूरत है या नहीं है, या इसके अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। यूज एवोल्यूशन फाइंडिंग टू जस्टिफाई दी क्रिटिक पॉलिसीज। तो इसका एवोल्यूशन और मतलब एक तरह से क्रिटिक की तरह हमें उसको इवोल्यूट करना पड़ेगा। The intersection of politics and public policy. Policy agenda. Political actors shape policy agenda by highlighting certain issues and prioritizing them on the government action. The political process determines which issues gain attention and which are neglected. तो कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं वो एजेंडा में डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी राम मंदिर बना है, तो बीजेपी जो पार्टी थी उसने अपने एजेंडा में डाला था कि भैया राम मंदिर, तो कहीं ना कहीं लोग इससे क्या हुए, इम्पेक्ट हुए, अफेक्टेड हुए, है ना। और कुछ मान लीजिए कोई छोटा सा है कि यार ये लो चेंज करना है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको वो मोन प्रायोरिटी नहीं होता। अपनी प्रायोरिटी क्या होता है, जो लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करे, जो लोगों का अट्रैक्शन गेन करेगा, वो उसका एजेंडा होता है। इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट ग्रुप रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक इंटरेस्ट और इंडस्ट्री इंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर एंड शेप पब्लिक पॉलिसी इन देयर फेवर। तो गवर्नमेंट में मान लीजिए खनन मंत्रालय है कोई, तो वो कोई पॉलिसी लेके आया है कि भैया आपका इतना पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इतने पेड़ आपकी ज़मीन पर लगे होने चाहिए। फिर कहीं ना कहीं जो उसमें माफिया हैं या बड़े पैसे वाले हैं जो उसके अंदर दिन रात काम करते हैं, जिनको उससे प्रॉफिट होता है, वो लोग कहीं ना कहीं पैसा देकर, कुछ चीज़ें देकर थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करवाने का ट्राई करते हैं और उसके अंदर वो चेंजेस करवा देते हैं ना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सच एज लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म अदर गाइड द वैल्यू एंड प्रिंसिपल दैट अंडरपिन पब्लिक पॉलिसीज। डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में लीड टू कॉन्ट्रास्टिंग पॉलिसी अप्रोचेस। तो एक गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हम जो है क्या नाम है, बच्चों को 5वीं सबको पास करनी है, 8वीं सबको पास करनी है। गवर्नमेंट कहती है नहीं यार, जो एक्चुअल में एलिजिबल है आप उसे ही पास करो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इनकी आइडियोलॉजी को शो करता है कि भैया पढ़ने ही नहीं देना चाहते। ये कहते हैं कि नहीं यार, जब पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, है ना। तो इस टाइप से अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है। पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड मीडिया कैन इम्पैक्ट पॉलिसी डिसीजन, है ना। इलेक्टेड ऑफिशियल ऑफन कंसिडर द प्रेफरेंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट टू मेंटेन पब्लिक सपोर्ट। तो लोगों में अगर सपोर्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, मेरा जो विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को मुझे विश्वास में लेना पड़ेगा कि हाँ ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इस सिटी से दूसरी सिटी को जो नहर है ना, सिटी ए से सिटी बी नहर से जोड़ रहे हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। Policy feedback. Policies can have feedback effect on politics. Successful policy may enhance the popularity of political leaders, while failure can lead public dissatisfaction and changes in political dynamics. तो अगर आपकी पॉलिसी सक्सेसफुल रही, उससे लोगों को एक एक जने को फ़ायदा मिला, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, पॉलिटिकल डायनामिक्स अगर नहीं हुई, डिससेटिस्फाई पब्लिक हुई, तो वो उसको चेंज भी कर सकती है, मतलब अगली बार कोई दूसरा व्यक्ति चुन के आ सकता है। ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस, ब्यूरोक्रेटिक प्ले ए रोल इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, देयर डिसीजन मे बी इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन।
पब्लिक प्रेशर एंड द गोल्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल। तो जो यहाँ से जो विधायक चुन के आया है, अगर वो IAS को बोलता है कि नहीं हमें तो ये काम होना ही चाहिए, मैं आपके मुख्यमंत्री से कह के तबादला करवा दूंगा, और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल लीडर है, तो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, जो कलेक्टर हैं, जो RAS हैं, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उनको प्रेशर में काम करना पड़ता है, ठीक है, इलेक्टेड ऑफिशियल का। पॉलिसी रिवर्सल, चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप और शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर एंड कैन रिजल्ट इन द रिवर्सल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग पॉलिसीज। लीडर्स ऑफन सीक द अलाइन पॉलिसीज विद देयर पॉलिटिकल एजेंडास। तो अभी भारतीय गवर्नमेंट, आपने पता होगा कि 2019 में जब यूपी के चुनाव थे, उससे पहले किसान आंदोलन चला था, गवर्नमेंट ने किसानों के लिए लाया था कि आपको मिनिमम इतना पैसा आपको हम दिया जाएगा, आपके लिए हम वेयर हाउसेज बनाएंगे, कुछ बनाएंगे अलग से, लेकिन किसानों को वो मंजूर नहीं था। फिर इलेक्शन आने वाले थे तो गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी वापस ले ली थी, है ना। तो इस टाइप से पॉलिसी रिवर्सल भी होता है। Challenges and tension. Partisan politics can lead to polarization, making it challenging to find consensus on policy issues. Policies may be driven more by party loyalty than evidence-based decision making. तो कहीं ना कहीं कोई सर्वे नहीं किया आपने, बस करना है मतलब करना है, मोदी जी ने कह दिया करने का मतलब करने का, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि भैया सबको आपको एक तरह से जो एविडेंस बेस्ड, जो आपके डेटा बेस्ड आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि सच में इसकी जरूरत है या नहीं है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, पॉलिटिकल कंसिडरेशन में प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म गोल्स स्पेशली इन इलेक्शन साइकिल्स, पोटेंशियली नेग्लेक्टिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी चैलेंजेस दैट रिक्वायर सस्टेनिंग अटेंशन। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चलती है चीज़ें कि मोबाइल बंटवा रहे हैं, लैपटॉप बंटवा रहे हैं, साइकिल बंटवा रहे हैं, स्कूटी बंटवा रहे हैं ना, तो जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनको वो फायदा नहीं मिल पाता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, ऐसे इलेक्शन आते हैं, लोग अपने चीज़ें बंटवाना चालू कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो उसकी राज्य की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव, प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये सस्टेनेबल नहीं होता है ना, फ्री में कुछ भी बांटना। इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप में रिजल्ट इन पॉलिटिक्स पॉलिसीज दैट फेवर स्पेसिफिक ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रॉडर सोशल इंटरेस्ट। तो बहुत सारे लोगों को, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी आती है, उसका फ़ायदा है, या उससे एग्रीकल्चर ज़मीन ही रहती है तो उसका फ़ायदा है, लेकिन कई बार क्या होता है पैसों के लालच में किसी इंडस्ट्री वाले को ज़मीन दे देते हैं और वो कहता है कि मैं यहाँ नौकरी लगाऊंगा, और बाद में कुछ नहीं होता है। पॉपुलिस्ट प्रेशर में लीड टू पॉलिसीज दैट आर पॉपुलर इन द शॉर्ट टर्म बट मे नॉट सस्टेनेबल और वेल कंसिडर्ड इन द लॉन्ग रन। अब ऐसी कुछ पॉलिसीज आती है, वही ना मैंने बोला फ्री में बांटने की, कि भैया आपको मोबाइल बांटा जाएगा। तो ये इस टाइप की पॉलिसी है कि ये शॉर्ट टर्म में तो फायदा करेगी, महिलाओं को मोबाइल बांटेंगे, महिलाओं को कुछ 6,000 रुपये 3,000 रुपये हम लोग अकाउंट में डालेंगे, है ना। तो ये क्या होता है कि जैसे इलेक्शन आते हैं तो पॉपुलिस्ट मतलब प्रेशर होता है कि नहीं आपको ऐसा करना ही करना है। Politics and public policy are deeply interconnected with political decision shaping the policy agenda and the policy process influencing political dynamics. Understanding this relationship is crucial for analyzing how society address challenges, allocate resource, navigate complex policy issues. Effective governance requires a balance between political consideration and evidence-based policy approaches to address the need of diverse communities. तो जो भी पॉलिसी बन रही है वो एविडेंस बननी चाहिए, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी रिसोर्स अलोकेट कर रहे हैं उसको हमें देखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यूज़ को नेविगेट करके उसको रिजोल्व करना पड़ेगा, है ना। और सभी डाइवर्स कम्युनिटी के लिए वो पॉलिसी होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी एनालाइज इन प्लानिंग इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन एवल्यूशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव आउटकम एंड कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव गवर्नेंस। तो जो पब्लिक पॉलिसी का एनालिसिस करना है, एक तरह से हम बात, तो एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हमें करना होता है जिससे हम पॉलिसी को एवल्यूट कर पाएँ, प्रोग्राम इनिशिएटिव जो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग और आउटकम जो आ रहे हैं उसको इम्प्रूव कर पाएँ। दिस प्रोसेस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग वेयर पॉलिसी इन्फ्लुएंस लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी वेलबींग। तो अर्बन और रीजनल प्लानिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर लैंड यूज़ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आती है, कम्युनिटी की वेलबींग आती है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। एनालाइजिंग द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इन विच पॉलिसी इज डेवलप्ड इज एसेंशियल। दिस इंक्लूड्स कंसिडरिंग सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग प्लानिंग डिसीजन।
तो जो पॉलिसी आई है, मान लीजिए आप जैसा अभी राजस्थान में एक पर्टिकुलर एरिया है कुंभलगढ़ वाला, उसके पास वाले एरिया को लगभग 20 जो विलेजेस हैं उनको खाली करा दिया गया है और उसको एक तरह से बोलें तो क्या बोलते हैं, अपने अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में उसको ले लिया गया है ना। तो इसको पहले आपको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं, क्या सोशल और क्या इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। पॉलिसी हिस्ट्री, एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजीज एंड हेल्प्स एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द पास्ट इनिशिएटिव्स। तो पॉलिसी की क्या हिस्ट्री है कि आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो पॉलिसी है प्रोवाइड करने पड़ेंगे, है ना। इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजीज हेल्प एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ पास्ट इनिशिएटिव्स। तो प्लानिंग स्ट्रेटजी जो है उसको टाइम टू टाइम आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एवोल्यूट करना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि पास्ट जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उससे हम सीखते हुए आगे अच्छा काम कर पाए, है ना, पॉलिसी के अंदर। प्रॉब्लम डेफिनेशन, identifying issues, clearly defining the issues or challenges that policy aim to address is a fundamental step. This involves recognizing existing problem, potential risk, emerging trend and the require policy attention. मैंने बताया कि इस एरिया में मान लीजिए पानी की कमी पड़ रही है, है ना, इस साल भी बारिश नहीं हुई, अगले साल भी नहीं हुई, तो आप एक पॉलिसी लेके आते हो कि भैया यहाँ पर जो डैम है हम इसको एक नहर के थ्रू जो है वो इस एरिया में से कनेक्ट करेंगे, इसमें लोगों की ज़मीन भी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको अभी क्या ट्रेंड है ना, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है इस एरिया में उसके विधायक को, सांसद को हारना पड़ जाए क्योंकि यहाँ पर लोगों की ज़मीन जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इन लोगों का फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर पानी खत्म होने वाला है, पीने की चीज़ें। तो इस टाइप की चीज़ें हमें इशू को जो है प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको मतलब एक तरह से पॉलिसी का एम क्लियर करना पड़ेगा। Stakeholder perspective, analyzing the perspective of diverse stakeholders including community member, interest group and experts helps ensure the comprehensive understanding of the issue at hand। तो जो भी हाथ में हमारे इशू है, जो परेशानी है, अगर हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट लेंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं, भले उसके अंदर जिन जिन लोगों की ज़मीन आ रही है, जिनके पास पानी पहुंच रहा है ना, इस टाइप की चीज़ें अगर हम लेंगे, जो काम करने वाले हैं IAS, JN, टाउन प्लानर, तो उनका जो है, जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। Policy formulation, options development. Generating range of policy options is crucial. This involves exploring alternative approach and considering their feasibility, effectiveness and alignment with the planning goals। तो ऐसा होता है कि एक पॉलिसी लाते हैं अपन, तो उसका अल्टरनेटिव, क्योंकि पॉलिसी जो है आप देखोगे कि ब्रॉडर स्केल पे होती है, मतलब पूरे एरिया के लिए, पूरे रीजन के लिए, पूरे स्टेट के लिए होती है, तो बहुत ब्रॉडर रीजन पे होती है, तो उसका अल्टरनेटिव जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। और फिर उसको वापस फिजिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, अलाइनमेंट, है ना, जो प्लानिंग गोल्स हैं उससे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं क्रूशल हो सकता है ना। cost benefit, conducting cost benefit analysis helps assess the potential impact of the different policy options considering economic, social and environmental factors। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, मान लीजिए बोल सकते हैं कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ पैसा उस पर खर्च किया। दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आप एक्चुअल में जनता का भला करना चाहते हो, और एक आप ये है कि फ्री में आप मोबाइल बांट रहे हो, है ना, और मोबाइल भी ऐसी क्वालिटी के वो फट रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ों का। तो क्या होगा कि आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए, तो इससे क्या होगा कि आपका नुकसान ही होगा, सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा। लेकिन आप इसकी जगह मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा तालाब खुदवा रहे हो या बहुत बड़ा डैम बनवा रहे हो, जिससे आने वाले टाइम में उस एरिया की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, है ना, और उससे पानी की समस्या या पानी की सप्लाई करेंगे, उससे कुछ बिल आएगा, चीज़ें होगी, लोगों को जो हेल्प मिलेगी, उससे आप एक तरह से पूरा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो। एक हाईवे जो माध्यम से मैं समझाता हूँ, एक हाईवे बनता है तो उसका क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो कंपनी जो बना रही है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो बना रही है, वो एनालिसिस करती है कि मान लीजिए अभी जो है एक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स इस हाईवे से गुजर रहे हैं और वो X+5% से वो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, फिर वो टोल डिसाइड करते हैं। तो अभी मान लीजिए उनके 1000 करोड़ रुपए लगे हैं, तो 7-8 साल में जो है वो 1000 करोड़ रुपए का टोल वसूल लेते हैं, फिर अगले 7-8 साल वो प्रॉफिट कमाते हैं ना, ठीक है। इस टाइप से 15 साल के लिए, 20 साल के लिए वो टोल लगाते हैं। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है। रिस्क असेसमेंट, एवेल्युएटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच पॉलिसी ऑप्शंस हेल्प्स प्लानर एंटिसिपेट पोटेंशियल चैलेंजेस एंड डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। तो कहीं ना कहीं हमें जो भी रिस्क इससे एसोसिएटेड है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, है ना, और उनके मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। Policy implementation, capacity assessment. Assessing the capacity of implementation agency and stakeholder is important. This involves evaluating resources, expertise and organizational structure that can affect the
सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि पब्लिक लेवल से, मतलब जीरो लेवल से लेके और पूरे हायर लेवल तक एक पूरा का पूरा सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। जैसे जनरली जो अपने गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो बेचारे बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को घर घर तक पहुंचाने में। वो अपने स्कूल के एरिया के आसपास जो आधार कार्ड है ना, राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो BLO बोलते हैं उनको, ब्लॉक लेवल ऑफिसर। तो वो जो गवर्नमेंट टीचर्स ही होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। फिर वो कलेक्टर या RS को रिपोर्ट करते हैं, RS कलेक्टर को रिपोर्ट करता है, कलेक्टर जो है आगे पूरे स्टेट का जो अधिकारी बना रहा है उसको रिपोर्ट करता है, फिर वो CM को रिपोर्ट करते हैं। तो एक कैपेसिटी का असेसमेंट होना चाहिए, हम ये पॉलिसी ला रहे हैं ये जन जन तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी और कितना टाइम लगेगा। फिर टाइमलाइन एंड माइलस्टोन्स, एस्टेब्लिशिंग अ रियलिस्टिक टाइमलाइन एंड आइडेंटिफाइंग की माइलस्टोन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। दिस इंश्योर दैट एक्शन आर टेकन इन ए टाइमली मैनर एंड प्रोग्रेस कैन बी मॉनिटर्ड। कहीं ना कहीं टाइमली टाइमलाइन और माइलस्टोन होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट लोग ये क्या करते हैं कि सरकार चुनाव होने वाले हैं उससे जस्ट 1 महीना पहले आपने कुछ चीज़ें बांटी, तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का कारण बन सकती है ना। तो आपको अगर उसका पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराना है आप बहुत अच्छे से, तो लोग उसका यूज़ करेंगे, उसको फ़ायदे में लेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा फायदेमंद करेगा। आप इलेक्शन टाइम पे सारा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण काम करेगा, लेकिन पॉलिटिक्स उसे ही बोलते हैं। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन फ्रेमवर्क, developing a monitoring and evaluation framework help track the progress of policy implementation. It involves establishing indicator, data collection method and evaluation criteria. तो आपको जो आपकी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको अलग अलग डेटा आपने कलेक्ट किए हैं, क्या एवोल्यूशन का क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स आपको लगाने पड़ेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन का एक फ्रेमवर्क आपको तैयार करना पड़ेगा। पॉलिसी एवोल्यूशन, इम्पैक्ट असेसमेंट, evaluating the impact of the policy on various aspects including economic development, social equity, environmental sustainability, community well-being provides a valuable insights। तो जो भी पॉलिसी हम लेके आए हैं उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उसका कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, सोशल इक्विटी पे कैसा डिपेंड आ रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो कम्युनिटी जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करना पड़ेगा। क्या ये पॉलिसी सच में लोगों के लिए फायदेमंद है ना, मोबाइल बांटना क्या सच में फायदेमंद है। फीडबैक लूप्स, एस्टेब्लिशिंग फीडबैक लूप्स इनेबल्स कंटिन्यूस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। रेगुलर रिवोल्यूशन हेल्प आइडेंटिफाई सक्सेस, चैलेंजेस एंड एड्रेस फॉर एडजस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं फीडबैक लूप्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। रेगुलर रिवोल्यूशन और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या एरियाज हैं वहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए। तो लोगों से फीडबैक, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं वो और जो पॉलिसी के अंदर फायदे में आ रहे हैं उन लोगों से आपको रेगुलर फीडबैक लेना पड़ेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इवोल्यूशन, इन्वॉल्विंग द पब्लिक इन इवोल्यूशन प्रोसेस इंश्योर दैट कम्युनिटी पर्सपेक्टिव आर कंसिडर्ड एंड हेल्प बिल्ड ट्रस्ट इन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक को भी उस पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और इफेक्टिवनेस जो है प्लानिंग पॉलिसीज की वो बढ़ती है। Communication and transparency, clear communication, communicating policy objective, process and outcomes in a clear and transparent manner is crucial. This involves engaging with the public stakeholder and decision maker to ensure a shared understanding. तो सभी लोगों में अगर बराबर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो ही उस पॉलिसी को लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ से वो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में। वैसे आजकल जो गवर्नमेंट है उसने मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन कर दी है, अब वो ऑनलाइन पढ़ना आता है तो आपके लिए फ़ायदे की बात है, नहीं तो नई बात है। Accessibility in information, making policy information easily accessible to the public fosters transparency and allows for informed public discourse and planning issues। तो जो भी पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक इजीली अवेलेबल हो और उसके अंदर एक कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है ना। और जो पब्लिक डिस्कोर्स एंड प्लानिंग इश्यूज़, जो भी पब्लिक के डिस्क्लोजर्स हैं, डिस्कोर्स हैं, उसको उस प्लानिंग इशू में उनको अलाउ किया जाए, ठीक है। पॉलिसी लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, पॉलिसी एनालिसिस इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। दिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज वर्कड, व्हाट हैजंट एंड अप्लाइंग लेसन लर्न टू फ्यूचर प्लानिंग इनिशिएटिव। अब जैसे राजस्थान में एक योजना चलती है इंदिरा गांधी रसोई योजना, भी उन्होंने चेंज करके अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसके अंदर वो पहले 450 ग्राम वो दे रहे थे, तो फिर नई सरकार जो अभी बनी है उन्होंने क्या करा 600 ग्राम वो और मिलेट्स बाजरा भी उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो उन्होंने देखा कि यार इसमें लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उससे सीखा और आगे बढ़ के उसमें कुछ एडिट किया। अडेप्टिव मैनेजमेंट, अडॉप्ट एंड अडेप्टिव मैनेजमेंट अप्रोच अलोज प्लानर टू एडजस्ट पॉलिसी बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज एंड इवॉल्विंग कम्युनिटी नीड्स। तो जो भी मैनेजमेंट है वो अडेप्टिव होना चाहिए, जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, और जो कम्युनिटी की नीड्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसको अडेप्टिव बनाना चाहिए।
Equity and social justice, equity analysis. Assessing the equity implementation of public policies is essential. This involves consideration how policies impact different demographic group and ensuring that benefit and burden are distributed fairly. तो उसका इक्विटी एनालिसिस होना चाहिए कि पूरे स्टेट के लिए अगर मान लीजिए वो पॉलिसी आई है तो स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तक वो पॉलिसी जो है आराम से इजीली पहुँचे और लोग उस पॉलिसी का पूरा फ़ायदा उठा पाए। ऐसा नहीं कि केवल वो राजधानी तक ही सिमट के रह जाए, राजधानी में उसका काम हो बाकी डिस्ट्रिक्ट में उसका काम ही ना हो। तो एक इक्विटी एनालिसिस करना पड़ेगा कि समाज के हर वर्ग तक वो पॉलिसी सही से पहुंची है या नहीं पहुंची। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट. Conducting social impact assessment helps identifying potential social consequences of policies and ensures that planning initiative contribute in social well-being. तो एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हमें करना पड़ेगा जो कि ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉलिसी के, है ना, प्लानिंग जो इनिशिएटिव्स हमने लिए गए हैं वो सोशल वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट उसका करना पड़ेगा। पॉलिसी इंटीग्रेशन. Interdisciplinary collaboration. Planning policies often involve multidisciplines collaborating with experts from various fields such as economic, environmentalist, science, sociology, historic, है ना, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो पॉलिसी जो बना रहे हैं सबको बिठा के बनाना पड़ता है कि साइंस का भी काम होगा, हिस्ट्री का भी काम होगा, अलग अलग चीज़ों का, है ना, रिनोवेशन की कोई पॉलिसी बना रहे हो आप या कुछ भी व्हीकल से रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हो तो उस एरिया के जानकारों को बिठाया जाता है। क्रॉस सेक्टरल कोऑर्डिनेशन. Coordinating policies across different sectors such as transportation, housing, environmental इज क्रिटिकल फॉर अचीविंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल प्लानिंग आउटकम. तो जो भी कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज जो है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन समरी, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस इज प्लानिंग इज अ डायनामिक एंड iterative process that involves a systematic examination of policies from problem definition to evolution. This analytical approach helps planners make informed decisions, engage stakeholders and create policies that contribute to well-being and sustainability of communities. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो ये प्लानर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इफेक्टिव पॉलिसी एनालिसिस रिक्वायर्स ए बैलेंस बिटवीन टेक्निकल एक्सपर्टाइज, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड ए कमिटमेंट टू ए सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप। अगर आप प्रॉपर इफेक्टिव पॉलिसी एनालिसिस करेंगे तो उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, कम्युनिटी का एंगेजमेंट चाहिए और सोसाइटी की तरफ और एनवायरनमेंट की तरफ एक कमिटमेंट आपको चाहिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। पहले मैं भी नहीं करता था लेकिन अब करने लगा हूँ तो आप लोग भी कर दीजिए। साथ ही आपको अगर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल में अपना एग्ज़ाम है, ठीक है, और उसके बाद जून में, है ना, जून में आपका मेन एग्ज़ाम है। The information age has significantly transformed the landscape of public policy and management. The integration of advanced technologies, increased connectivity, and the availability of vast amount of data have reshaped the way government develop, implement, and evaluate policies. Here are key aspects of public policy and management in the information age. तो ये जो information age है यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या पब्लिक पॉलिसी के मैनेजमेंट हैं या कैसे इस इन्फॉर्मेशन एज के अंदर, मतलब इन्फॉर्मेशन, मतलब आज की तारीख में इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है। आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप है, अपना ग्रुप में तो शायद 45 के आसपास लोग हुए हैं अभी, है ना, लेकिन आप देखेंगे 2-2 लाख 5-5 लाख लोगों के टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वो उसमें फटाफट से काम हो जाता है ना। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, तो आज की तारीख में हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है। इसके लिए हमें बिग डेटा एनालिसिस आजकल हम करने लगे हैं। डेटा एनालिटिक्स बहुत ही बड़ा फील्ड है, डेटा साइंस, है ना। तो डेटा का आपको यूज़ करना है और उससे एक डिसीजन बनाना है कि हाँ इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। The information has unshared the era of big data analytics, allowing governments to harness large data set to gain insights, identify pattern and make informed decision. कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड आप अगर काम करेंगे, जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एक्चुअल में काम करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपने देखे होंगे एग्जिट पोल आ जाते हैं पहले, वो एक डेटा ड्रिवन प्रोसेस है कि हाँ भैया, और लगभग आसपास ही वो खत्म होते हैं ना। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज डेटा टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड एंड आउटकम्स। गवर्नमेंट कैन यूज द अप्रोच टू एंटिसिपेट चैलेंजेस, प्लान इंटरवेंशन, ऑप्टिमाइज रिसोर्स अलोकेशन। तो जो भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से रिसोर्स अलोकेट करने से पहले अगर आप एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर लेंगे उसकी डेटा के थ्रू, तो उससे फ्यूचर ट्रेंड और आउटकम का हमें लगभग अंदाजा लग जाएगा और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है।
Policy innovation, open data initiatives. Government are increasingly adopting open data initiatives, making non-sensitive government data accessible to the public. जो नॉन सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा है वो पब्लिक पॉलिसी किया जाता है. जितने भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं वो आज की तारीख में डेली अपडेट होती है, उनमें डेली कोई ना कोई नोटिस हमें देखने को मिलता है. दिस प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, इंकरेज सिविक एंगेजमेंट एंड फोस्टर्स इनोवेशन. तो ये क्या करता है कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, सिविक एंगेजमेंट को बढ़ाता है और इनोवेशन को बढ़ावा देता है. Digital platform for engagement. Online platforms and social media provide channels for citizens to engage with government official, participate in policy discussion and provide feedback on proposed initiatives. तो कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तरह से जो है एंगेजमेंट का काम करते हैं. जो भी सोशल मीडिया के जो है वहाँ पर हमें एक रियल फीडबैक आपको वहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है. E-governance and digital services, online service delivery. The information age has seen the rise of e-government, enabling the delivery of public service through digital platforms. This enhances accessibility, efficiency and convenience of citizens. तो ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी जो है इंफॉर्मेशन एज के अंदर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सर्विस प्रोवाइड करें. आज की तारीख में आप जाइए साइट पर और फॉर्म भरिए, आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा. इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, इफिशियंसी बढ़ती है और सिटीजन को कहीं भी नहीं जाना. जैसे आपको मान लीजिए शादी रजिस्टर करानी, तो आप साइट पर जाएंगे शादी वाली पर और आप वहाँ पर रजिस्टर करा दीजिए. आधार कार्ड मैसेज कराना, साइट पर जाइए वहाँ करा दीजिए, क्योंकि वो जिसके पास जाएंगे ई मित्र वाला वो भी यही काम करने वाला है. Digital identity and authentication. Governments are implementing digital identity solution to enhance security and streamline access to services. Digital authentication method contribute to development of secure and user-friendly online system. तो आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन क्रिएट कर रही है ना. जो आपका आधार है, जन आधार है ना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो एक तरह से आपका पैन कार्ड है, तो ये डिजिटल आइडेंटिटी है आपकी, जिससे गवर्नमेंट आपको ट्रैक करती है कि भैया इसके अंदर मान लिया आपका पैन कार्ड है, तो आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो 50,000 रुपये के ऊपर के ट्रांजेक्शन, तो गवर्नमेंट उन ट्रांजेक्शन को आराम से ट्रैक कर रही है. ठीक है. Policy monitoring and evaluation, real time monitoring. The availability of real time data allows government to monitor policy implementation continuously. This enables prompt adjustment and ensure that policy remain effective in rapidly changing environment. तो environment जो है वो तेजी से चेंज हो रहा है, उसके अंदर अगर पॉलिसी टिके तो उसके लिए जो डाटा आ रहा है कंटिन्यूस, तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है और उसको रियल टाइम पर उसको अपडेट करना पड़ेगा अपने को. आउटकम एवोल्यूशन. एडवांस डाटा एनालिटिक्स फैसिलिटेट आउटकम एवोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग ए मोर न्यून्स्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. तो जो भी पॉलिसी हमने बनाई है उसका जो आउटकम आने वाला है, तो इम्पैक्ट ऑफ मतलब जो भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट को हमें एक तरह से समझ होनी चाहिए. Cyber security and privacy. Cyber security measures. As government transition to digital platforms, ensuring that cyber security of sensitive data become paramount, robust cyber security measures are necessary to protect against cyber threats और safeguard citizen information. तो जो साइबर सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा. साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स लेने पड़ेंगे. जो भी गवर्नमेंट का सेंसिटिव डाटा है, जो फाइल से हैं, वो कहीं ना कहीं पैरामाउंट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उसको हम छेड़ नहीं सकते हैं ना. रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर आने से तो जो भी साइबर थ्रेट्स आते हैं आज की तारीख में क्या होता है, जैसे अभी आपने रिसेंट में खबर सुनी होगी कि कोई अंडर गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी थी, तो कोई हैकर ने वो सारा का सारा डाटा हैक कर लिया था, है ना. तो गवर्नमेंट इसके लिए बिल भी लेके आई है डाटा हैक करने के लिए कि आपकी अगर साइट से होता है तो आपको कुछ 10 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ेगा. प्राइवेसी रेगुलेशन. द इन्फॉर्मेशन एज हैज प्रॉम्प्ट द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेसी रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स डेटा. गवर्नमेंट्स मस्ट बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ डेटा यूज विद द नीड टू अपहोल्ड प्राइवेसी राइट्स. तो जो भी प्राइवेसी राइट्स हैं उसको अपहोल्ड करने के लिए इन्फॉर्मेशन एज के अंदर जो रेगुलेशन, जो इंडिविजुअल का जो डाटा है उसके लिए पॉलिसी है वैसे तो गवर्नमेंट की, और प्राइवेसी के रेगुलेशंस भी होने चाहिए. आजकल आपने देखा होगा व्हाट्सएप में एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन आ गया कि भैया आपकी चैट आप देखो, डिलीट कर दो, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा, है ना. कोलैबोरेशन एंड इंटरपरेबिलिटी. Interoperable system. Government are working towards creating interoperable system that allows different agencies to share and integrate data seamlessly. तो जो गवर्नमेंट के पास जो डाटा है, मान लीजिए इसको हाईवे बनाना है, तो प्राइवेट वाले उससे डाटा इकट्ठा करेंगे, वो गवर्नमेंट को शेयर करेंगे. गवर्नमेंट के पास पुराना कुछ डाटा है वो प्राइवेट को शेयर करेगी, फिर एक एनालिसिस होगा, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा. दिस एनहेंसेस कोलैबोरेशन एंड प्रमोट्स ए होलिस्टिक अप्रोच टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच को प्रमोट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह. Public private partnership. Collaboration between the public and private sectors is crucial in leveraging technological advancement. Public private partnership can lead to innovative solution and efficient service delivery. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर होगी प्रॉपर तरीके से तो एक इनोवेटिव सोल्यूशन मिलेगा और सर्विस डिलीवरी भी ज़्यादा एफिशिएंट हमें देखने को मिलेगी.
Agile governance project. Agile project management. The agile methodologies commonly used to private sectors for software development are being applied in governance. This approach allows for flexible adaptability and iterative development of policy and projects. तो पॉलिसी जो है, जैसे आपने पॉलिसी बनाई तो अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉम्प्ट बना दी है ना, उसके अंदर आप कुछ रखिए, स्कोप रखिए कि हाँ आने वाले टाइम में अगर हमारा और पैसा आता है या गवर्नमेंट किसी विरोध आता है तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर देंगे, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर्स में होता है ना। Iterative policy design. Policymakers are increasingly adopting iterative policy design process. This involves testing and refining policies through pilot program and incorporating feedback from stakeholder before full scale implementation. तो कोई भी फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन की तरह पहले सर्वे किए जाते हैं अलग अलग, है ना, छोटे सैंपल में उसको इम्प्लीमेंट करके दिया जाता है ताकि उसका क्या लोगों पर प्रभाव आ रहा है और जब बड़े स्केल पे करेंगे तो उसका क्या प्रभाव आ सकता है उसका हमें पता पड़ जाए। Citizen empowerment. Citizen-centric design. Policies are designed with focus on citizens' needs and preferences. Citizen-centric design involves involving the public in the policy-making process, ensuring that policy align with the expectation and aspiration of the community. तो जो भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी चाहती है गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया हर साल हमें जो है 10,000 सरकारी नौकरी मिलती जाए, जो भी रिक्त पद पड़े हैं वो भर जाए, है ना, जैसे कि हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम यही चाहते हैं एक तरह से, और वो उसी सेंट्रिक डिज़ाइन हो तो बहुत अच्छा है। Digital literacy initiatives. Government are investing in digital literacy initiatives to empower citizens to navigate digital platforms, access information and participate in online civic activities. तो ऑनलाइन सिविक एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हमें पार्टिसिपेशन करना है तो डिजिटल लाइब्रेरी लिटरेसी के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, है ना। और अलग अलग जगह डिजिटल सेंटर्स बोल सकते हैं कि आप जो उनके गवर्नमेंट ने खोले भी हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, बहुत सारे कंप्यूटर सिखाना, कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अलग अलग चीज़ें चलती है। ग्लोबल कनेक्टिविटी. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. द इंफॉर्मेशन एज फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन पॉलिसी इश्यूज. Governments can share best practices, collaborate on global challenges and learn from experience of other nation. तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू हम ये चीज़ें सीख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के एज में कि वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन लें, उन्होंने कोई चीज़ है तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाती है। आपने रिसर्च पेपर देखे होंगे अलग अलग, है ना, सबने एमटेक किया है तो कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर आपने देखे ही होंगे। ग्लोबल गवर्नेंस एंड प्लेटफॉर्म्स. इमर्जिंग ग्लोबल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म इनेबल नेशंस टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑन नेशनल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ एंड साइबर सिक्योरिटी. कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है उसके ऊपर भी हम लोग सिंपल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं। Challenges and consideration. Digital divide. Addressing the digital divide is crucial to ensuring that all citizens have equitable access to digital service and information. तो जो गरीब है, जो कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन का एक्टिव नहीं है, मोबाइल नहीं है उसके पास, है ना, किसी ईमेल पर वो पैसे नहीं दे सकता है, उसने नहीं सीखा है, तो डिजिटल में होता है कि एक तो जिन्हें पता होता है, जिन्हें नहीं पता होता। इफर्ट्स मस्ट बी मेड टू ब्रिज द गैप इन डिजिटल लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो भी दिक्कत आ रही है आजकल, जैसे गवर्नमेंट ने हर स्कूल में कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं 6वीं तक 10वीं तक जो है आपको बेसिक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। फिर यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अपना एक प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो ज़रूरी है ना। Ethical use of data. Government need to establish ethical guidelines for collection, use and sharing of data. तो गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि कलेक्शन, यूज़ और शेयरिंग के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ डेटा आर एसेंशियल कंसिडरेशन. तो जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। Security concerns. As governance embrace digital platforms, they must prioritize cyber security measures to protect critical infrastructure and sensitive information from cyber threats. तो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी कंसर्न का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जो भी साइबर थ्रेट्स हैं उनको हमारा जो डेटा है वो सेफ रखना है। पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिक्स ऑफ प्रोविजंस. तो दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है का लिंक है, उस पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो कर दो यार, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। इतने सारे वीडियो डाल चुका हूँ लेकिन अभी तक वैसा बूस्ट नहीं मिला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मज़ा आ जाएगा। Politics of provisions refers the political dynamics and decision making process involved in the formulation, implementation and evaluation of public policies. तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोविजन मतलब एक तरह से उसकी पॉलिटिक्स डायनामिक्स की हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो भी प्लान बना रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं एवोल्यूशन में, बट दोज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ गुड्स
service or benefits by the government. This concept emphasizes the political consideration, negotiation and power struggle that shape how policies are crafted and executed to address the need and demands of the public. तो जो भी पब्लिक की डिमांड है, जो नीड्स हैं, उनको कैसे किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उस पर देखने को हमें मिलता है कि कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल क्या कंसिडरेशन है, क्या नेगोशिएशन है, क्या पावर स्ट्रगल्स हैं और कैसे पॉलिसीज को क्राफ्ट किया गया है. Policy formulation, interest groups and advocacy. Various interest groups representing different sectors society engage in advocacy and influence policy formation. These groups may lobby for specific provisions that align with their interest or interest of constituents. तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी वित्त मंत्रालय है और बजट आने वाला है, क्या होने वाला है अभी, ठीक है. अब निर्मला सीतारमण जी जो हैं, अभी आपने देखा होगा कि अलग अलग हीरा व्यापारियों से मिल रही है, कॉर्पोरेट वालों से मिल रही है ना, अलग अलग लोगों से मिल रही है, मीटिंग कर रही है, फैक्ट्री वालों से मिल रही है, उनके रिप्रेजेंट. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वो अपने सजेशन देते हैं कि भैया हमें ये चाहिए, है ना. अब गवर्नमेंट उनके क्या सजेशन लेती है, क्या नहीं लेती, तो कई बार ये क्या करते हैं सजेशन देने में, इनका जो एक्चुअल फ़ायदा है जिसकी तरह जनता को नुकसान हो जाए, तो वो उसमें परेशानी देखने को मिलती है ना. तो उसकी ये लोग तो एडवोकेसी करेंगे, गवर्नमेंट को भी लगता है कि हाँ सही है एक बार, है ना. तो कहीं ना कहीं उससे दूसरे को नुकसान हो सकता है. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकर्स कैन शेप द प्रोविजन इंक्लूडिंग द पॉलिसीज. डिफरेंट आइडियोलॉजी पर्सपेक्टिव में प्रायोरिटाइज स्पेसिफिक गुड सर्विस और बेनिफिट्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी कंटेंट. तो आइडियोलॉजी क्या है गवर्नमेंट की कि भैया कॉर्पोरेट वाली गवर्नमेंट है या गरीबों वाली गवर्नमेंट है. कॉर्पोरेट वाली जो है कॉर्पोरेट के लिए काम करेगी, गरीबों वाली गवर्नमेंट जो है वो गरीबों के लिए काम करेगी, और दोनों को मिला के भी काम कर सकती है गवर्नमेंट, है ना. ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है. Resource allocation, budgetary priorities. The allocation of resources for policy implementation is a political process. Decision makers must prioritize among competing demands and provision, including in policy are often reflecting those budgetary priorities. तो जो मैंने बताया निर्मला सीतारमण बजट, आप उसमें क्या हो रहा है कि मान लो हीरा व्यापारी ने मान रहा है कि हमें जो है 30% हमारा टैक्स है उसको घटाकर आप 25% कर दीजिए, है ना. तो कहीं ना कहीं बजट की उसकी प्रायोरिटीज आएगी, उसके ऊपर सरकार के ऊपर बोझ आएगा उसकी वजह से, है ना. उसको कहीं ना कहीं दूसरे का एडजस्ट करेगी, दूसरे का सेस लगाई, पेट्रोल में लगाई, इससे लोगों को परेशानी हो सकती है, पेट्रोल का भाव बढ़ सकता है. ठीक है, तो ये उनकी प्रायोरिटी होती है बजट की. नेगोशिएशन एंड ट्रेड ऑफ, पॉलिटिकल एक्टर्स एंगेज इन नेगोशिएशन ट्रेड ऑफ टू सिक्योर सपोर्ट फॉर देयर प्रिफरेंट प्रोविजंस. कंप्रोमाइजेज आर मेड टू नेविगेट कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट एंड बिल्ड कंसेंसस. ठीक है, सरकार कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर नेगोशिएशन और ट्रेड ऑफ भी हो सकता है कि अलग अलग जो कॉम्प्रोमाइजेस लोगों के बीच, जैसे किसानों का भी आपने देखा होगा किसान आंदोलन के टाइम पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि भैया वो जो पॉलिसी हमने बनाई है वो अभी लागू नहीं होगी. ठीक है. Implementation strategies, bureaucratic decision making. Within the bureaucracy, decision about how to implement provision are made. Bureaucratic agency have a degree of discretion in interpreting and executing policies, and these decisions can be influenced by political consideration. तो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है ना. जो ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी होती है, जो आप सचिव होते हैं, ठीक है, वो भी उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसके ऊपर भी हो सकता है आप कुछ गवर्नमेंट कुछ और चाहती है और ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ और समझा, उसको अलग तरह से एग्जीक्यूट करवा दिया. स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, इंगेजिंग स्टेक होल्डर इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी. इनकल्शन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन स्टेक होल्डर्स कैन इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ प्रोविजंस, एंड स्टेक होल्डर में सीक टू शेप द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन टू अलाइन विद देयर इंटरेस्ट. तो जो जो स्टेक होल्डर्स उस पॉलिसी के अंदर आते हैं, भले ही वो अलग अलग व्यापारी हो, किसान हो, फैक्ट्री वाले हो, नॉर्मल पीपल हो, है ना. नॉर्मल पीपल को क्या चाहिए बजट में कि भाई टैक्स में छूट मिल जाए, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है. उनका एंगेजमेंट मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. Public opinion and accountability, public perception. The politics of provisions also involves considering public opinion. Politicians may include popular provisions to gain public support while also being mindful to potential backlash for unpopular decision. जो पॉपुलर डिसीजन है, जैसे अभी आज की तारीख में क्या बना राम मंदिर, तो एक राम मंदिर से कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को वो फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ अनपॉपुलर डिसीजन है गवर्नमेंट के, मान लो किसानों के लिए, तो उससे क्या हो सकता है कि नुकसान भी हो सकता है. इलेक्शन डायनामिक्स, provision included in politics policies can influence by electoral consideration. Politician may emphasize certain provision during election campaigns to appeal the voter and secure electoral support. कि भैया 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, आपके बच्चों में से एक बच्चे को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को 2000 रुपये मिलेंगे, है ना, किसानों को 6000 रुपये मिलेंगे, है ना. ये सब क्या है कि उसको जो पॉलिसी बनाते हैं उसको चेंज कर सकते हैं इलेक्शन.
Policy evaluation feedback impact on constituencies. Politics of provision extend the evaluation phase where the impact of policies on different constituencies is assessed. Positive outcome may be highlighted for political gain while negative impact may be addressed for downplayed. तो क्या करते हैं कि भैया मोदी सरकार जो है आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का जो है मुख्य बीमा मिल रहा है आपको, 5 लाख रुपए तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको फायदा मिल रहा है, आप यूज़ कीजिए. रिविजन्स एंड अमेंडमेंट्स बेस्ड ऑन फीडबैक एंड एवोल्यूशन. पॉलिसीज में अंडरगो रिविजन्स और अमेंडमेंट्स. दिस पॉलिटिक्स ऑफ प्रोविजन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग विच चेंजेस आर प्रायोरिटाइजिंग एंड हाउ दे अलाइन विद पॉलिटिकल गोल्स. तो उनका रिवीजन और अमेंडमेंट किया जाता है टाइम टू टाइम पे. जो भी पॉलिसीज़ हैं, भैया पहले हम 5 लाख देते थे, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इसको बढ़ाकर हम 10 लाख कर देते हैं ना. तो पॉलिटिकल गोल्स को अलाइन कैसे करते हैं, जनता को फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता, लोगों को फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता. इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन. लॉबिंग एंड एडवोकेसी ग्रुप प्ले central role in influencing the provision of policies. These groups represent specific interests and work to ensure that policy provision align with needs and preference of their कॉन्स्टिट्यूंसीज. अब मान ली सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है तो अब वो जनता की भलाई के लिए आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो उसके लिए उतर गया कि नहीं, इससे हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसका विरोध करेंगे, अवंचन करेंगे, वो चीज़ें करेंगे. तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है. इससे लॉबिंग होती है. एडवोकेसी मतलब उसका प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं या उसके साथ में हैं. Political donation and contribution can influence the inclusion or exclusion of provisions in policies. Donors may support politicians who campaign specific provision that align with their interest. तो भैया खान से रिलेटेड उन्होंने गवर्नमेंट ने ला दिया कि भैया कोई ज़रूरत नहीं है, खराब करो, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपके साथ बैठे हुए हैं. तो वो लोग क्या करेंगे कि भैया मान लीजिए उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेड़ लगाने हैं. अब मान लीजिए उन्होंने पेड़ लगाए नहीं, है ना, जितनी जगह है, तो चीज़ें क्या होती है, परेशानी के कारण बन सकती है उसमें, है ना. तो वो क्या कहते हैं कि भैया आप डोनेशन लो और मज़े करो, क्या ठीक है. तो वो उसका जो प्रोविज़न है हर क्षेत्र में ऐसा होता है ना, ठीक है. Policy reversal and reforms changing political priorities. Politics of provision can result in policy reversal reforms that there is a change in political leadership. New leader may prioritize different provision based on their political agenda. तो एक गवर्नमेंट ने बोला कि भैया 500 रुपये में हम सिलेंडर पहुंचाएंगे आपको, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं पहुंचाएंगे आपको. दूसरी गवर्नमेंट आ गई, वो मान लीजिए संविदा पे ज़्यादा लोगों को कर रही थी, दूसरे ने मना कर दिया कि हम जो लेंगे वो परमानेंट ही लेंगे. फिर public dissatisfaction or backlash against certain provisions may lead to policy changes. Politicians may respond to public sentiment by revisiting or reforming policies to address concerns. तो कहीं ना कहीं जो concerns हैं, जो policies हैं, जो sentiment है, public sentiment है, इनको ध्यान में रखते हुए ही policy जो है वो बनानी चाहिए और उसको revisit कर सकते हैं, reform कर सकते हैं, ठीक है. Equity and social justice. The politics of provision intersect with issues of equity and social justice. Decision makers must consider how provisions are distributed among different demographic group to ensure fairness. तो distribution of benefits जो है, जनरलाइज डिसीजन मेकर की कैसे जो प्रोविजंस हैं उसको जो डिफरेंट ग्रुप हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए सही तरीके से, फेयर तरीके से, ठीक है. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट. असेसिंग द सोशल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी प्रोविजंस हेल्प्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डिस्पेरिटीज एंड अलाउज फॉर एडजस्टमेंट टू प्रमोट मोर इक्विटेबल आउटकम्स. तो अच्छे इक्विटेबल आउटकम के लिए उसका एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की एक जनरलाइज इम्पैक्ट उसका पॉलिसी का क्या आ रहा है लोगों के ऊपर, वो आपको करना चाहिए. ग्लोबल एंड रीजनल डायनामिक्स. International agreements. In the context of global policies, provision may influenced by international agreement and collaboration. Policymaker may consider global norms and standard when formulating provisions. अब इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है. क्या होती है कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है कि मान लीजिए आपका जो देश है वो मान लीजिए कुछ 2000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर महीने उत्सर्जित करता है, ठीक है. तो उसकी क्रेडिट मान लो उसको 1000 टन का जो है तो 2 क्रेडिट मिले हुए हैं. अब मान लीजिए आपने 1.5 टन ही उत्सर्जित किया, तो 0.5 टन आप किसी दूसरे देश को बेच सकते हो कि भैया आप बनाओ आराम से, हमारे यहाँ पर अभी थोड़ी मंदी चल रही है, तो वो उससे पैसे ले सकते हैं. Regional consideration. Regional dynamics can also influence the politics of provisions. Provisions may be shaped by regional cooperation, agreement और competition with neighboring jurisdiction. तो रीजनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं उनका लोगों का कॉपरेशन कैसा है, क्या एग्रीमेंट है, लोगों की कितनी समझ है, उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती है. In summary, the politics of provisions in public policy involves navigating a complex interplay of interest, ideologies and power dynamics. जिसके पास पावर है उसका जो इंटरेस्ट है उसी के ऊपर डिपेंड करती है वो, ठीक है. बैलेंसिंग दिस कंडीशन इसेंशियल फॉर क्राफ्टिंग इफेक्टिव पॉलिसी एड्रेस द नीड्स पब्लिक वाइल नेविगेटिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप. तो पॉलिटिकल लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं जनता की भलाई के लिए उसको नेविगेट करना, उनको बैलेंस करना, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रेफरेंस को ध्यान रखना,
है ना, एक सोसाइटल इम्पैक्ट जो पॉलिसी प्रोविजंस का आता है उसका ध्यान रखना, ये सब इसके अंदर आता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टेट एज ए मेजर मैनेजर रिसोर्सेज। तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। द स्टेट एज मैनेजर रिसोर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन अलोकेटिंग यूटिलाइजिंग द ओवरसीइंग वेरियस रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिडिक्शन। तो राज्य के अंदर जो जो आते हैं, जो रिसोर्सेज आते हैं वो उन्हीं के अंदर आते हैं। दिस रिसोर्सेज इनकम्पास फाइनेंशियल, ह्यूमन, नेचुरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स। तो जो गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो ह्यूमन वाले एसेट्स हैं, जो नेचुरल एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है। फाइनेंशियल क्या हो गए, जिनसे उन्हें पैसे की प्राप्ति होती है, पेट्रोल वगैरह हो गया ना। ह्यूमन क्या हो गए, जो उनके अधिकारी गवर्नमेंट के। नेचुरल जो भी टूरिस्ट वाली लोकेशंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपके पास हाईवे वगैरह हैं। द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर द स्टेट टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विस एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। हियर आर की एस्पेक्ट ऑफ हाउ द स्टेट फंक्शंस एज ए मैनेजर ऑफ रिसोर्सेज। तो कैसे स्टेट एक मैनेजर की तरह फंक्शन करता है, आइए जानते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी। तो आप जैसे जानते होंगे कि सेंट्रल लेवल पर भी निर्मला सीतारमण जी जो है 1 फरवरी को बजट लेके आने वाली है, ठीक है ना। तो वैसे के वैसे ही क्या होता है कि उसके 1 महीने बाद जनरली जो 1 मार्च के आसपास का जो टाइम है, या फरवरी महीने में ही जब भी उनके सेशन बैठते हैं तो वो सरकार बजट लेके आती है, ठीक है। द स्टेट मैनेजर फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। दिस इंक्लूड्स रेवेन्यू जनरेशन, टैक्सेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट सेक्टर्स एंड प्रोग्राम्स। Public expenditure management. The state is responsible for efficiently and transparently managing public expenditures. This involves making decisions about resource allocation, prioritizing spending and ensuring accountability in financial management. तो गवर्नमेंट जो है, एक स्टेट जो है वो पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए भी जिम्मेदार होता है, जिसके अंदर क्या क्या रिसोर्स अलोकेट होंगे, है ना, किन को खर्चों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, है ना। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है। जो आपके स्टेट के वित्त मंत्री होते हैं, जनरली कुछ केसेस में सीएम ही होते हैं, ठीक है। Human resource (HR), public administration. The state oversees human resources through public administration. This includes recruitment, training, and management of government personnel to ensure that effective delivery and public services. ठीक है। Workforce planning. Workforce planning involves the anticipating and addressing the human resources need to state. This includes aligning staffing levels with demands of different government functions and services. गवर्नमेंट ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये यही चीज़ है ना कि वैकेंसी कितनी निकालती है, कितनी ज़रूरत है, कितनों वो प्राइवेट पे लेती है, कितनों से वो काम करवाती है। तो कहीं ना कहीं वर्कफोर्स की भी प्लानिंग उसके अंदर होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग भी होनी चाहिए। कौन कौन से जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हमारी जो पोजीशन आएगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली आएगी। पढ़िए भैया, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज, resource allocation and regulation. The state manages natural resources by determining how they are allocated and regulated. This includes decisions related to land use, environmental protection and sustainable development. तो कैसे रिसोर्स को अलोकेट किया जाता है, उनको रेगुलेट किया जाता है ना। एनवायरमेंटल पोलिटिशियन कैसे होगा, लैंड यूज कैसे होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा। Resource conservation. The state is often tasked with the conservation of natural resources such as water, forest, minerals. Policy or regulation are developed to ensure responsible use of prevention of the future generation. तो आने वाली जो जनता है, आने वाले जो बच्चे हैं वो भी घड़ियाल देख लें, वो भी शेर देख लें, उनके लिए वो भी जंगल देखें कि जंगल ऐसे होते हैं, तो ये उसके प्रिजर्वेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, पानी को बचाना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. द स्टेट प्लेज ए key role in planning and developing, maintaining critical infrastructure such as transportation network, energy system, public facilities. This involves long term planning and investment decisions. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिसीजन का ध्यान में रखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी सिस्टम पे, पब्लिक फैसिलिटीज़ पे, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के ऊपर अपना खर्चा करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना। दिस कोलैबोरेशन लीवरेज प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज एंड फंडिंग टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। गवर्नमेंट की नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर की कि भैया स्टेट हाईवे, एक तो होता है नेशनल हाईवे NH, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और स्टेट हाईवे भी होते हैं। स्टेट हाईवे कौन बनाता है, वो नॉर्मल गवर्नमेंट बनाती है। वहाँ पर आपने देखा होगा छोटे छोटे टोल लगे होते हैं, जनरली उसका जो टोल होता है 30-40 रुपये के आसपास ही होता है ना, तो वो प्राइवेट प्लेयर ही बनाते हैं। सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स. द स्टेट मैनेजेस रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एसेंशियल सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स. This involves budgeting, program design and oversight to ensure the well-being of population.
तो कहीं ना कहीं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बजटिंग प्रोग्राम मिलता है, ठीक है। सोशल सेफ्टी नेट्स, द स्टेट में एस्टेब्लिश सोशल सेफ्टी नेट्स टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। दिस प्रोग्राम्स एम टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक शॉक्स एंड इंश्योर ए बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। तो एक तरह से बोलते हैं सेफ्टी नेट्स होती है कि भैया आपके ऊपर एकदम से दबाव ना आए, मतलब गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम चलाने ही पड़ते हैं कि आपको जो है बेसिक जो आपकी हेल्थ केयर है वो क्या रहेगी, आपकी फ्री रहेगी। बेसिक जो एजुकेशन है आपकी वो क्या रहेगी, आपकी फ्री रहेगी, है ना। खाने के लिए आपको मिनिमम 8-10 रुपये पे कीजिए और आप खाना खाइए। तो ये बेसिक चीज़ें गवर्नमेंट को एक बेसिक सेफ्टी नेट्स के रूप में प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। इमरजेंसी मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस, द स्टेट मैनेजेस रिसोर्सेज फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस। दिस इंक्लूड्स अलोकेटिंग फंड्स, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स टू एड्रेस नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक्स एंड अदर इमरजेंसीज। तो डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम क्या करता है, प्रिपेयर करता है कि भैया जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले हैं, जो भी पेंडेमिक्स आने वाली है, उसको हम कैसे ट्रीट करें, उसके लिए क्या फंड हमारे पास होंगे, क्या अलोकेट फंड हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को मैनेजमेंट के प्लान प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इसके बारे में पूरा अपना टॉपिक है। During crisis, the state acts as a manager of resources, address immediate needs, provide relief and support recovery efforts. This involves coordination with various stakeholders, including non-governmental, NGO and international agencies. तो अगर पेंडेमिक आ जाता है, जैसे अभी आपने देखा होगा डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कलेक्टर ही संभालेगा। अब कलेक्टर वहाँ की सबसे बड़ी अथॉरिटी हो गया, स्टेट में मुख्यमंत्री भी नहीं सुनेगा। कोविड के टाइम पे कलेक्टर ने बोल दिया कि भैया यहाँ पर लॉकडाउन लगेगा, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर सुविधा चालू होगी। तो ये काम कौन करेगा, एक टाइम पे आपको स्टेट को ही करना पड़ता है ये चीज, है ना, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, द स्टेट मैनेजेस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज थ्रू द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इंक्लूड्स डेटाबेसेस, information security and technology infrastructure. E-governance initiatives. E-governance initiative involves the use of technology to enhance public service and government efficiency. The state manages digital resources to improve accessibility, transparency and citizen engagement. तो e-governance जो है initiatives गवर्नमेंट को ये लेने ही पड़ेंगे, डेटा को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें डेटा का मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस की सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। रेगुलेटरी ओवरसाइट, रेगुलेशन एंड कॉम्प्लाइंस, द स्टेट एस्टेब्लिश द एनफोर्स रेगुलेशन टू इंश्योर फेयर कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। रेगुलेटरी बॉडीज ओवरसीज इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स टू मैनेज रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली। रेगुलेटरी ओवरसाइट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर ओवरसी इंडस्ट्री एंड सेक्टर टू मैनेज रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली। जो जो भी रिसोर्सेज इंडस्ट्री को प्रोवाइड किए गए हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका यूज़ करें। अब मान लीजिए कोई पानी से रिलेटेड इंडस्ट्री, अब ऐसा नहीं कि वो आपके एरिया का सबसे ज़्यादा पानी खींच रहा है, कोल्ड ड्रिंक बनाने की इंडस्ट्री है मान लो, है ना, वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और गाँव में जो है सूखा पड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, द स्टेट मॉनिटर्स कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड एनफोर्स लॉ टू एड्रेस वायलेशन। दिस इन्वॉल्व्स रेगुलेटरी एजेंसी टू ओवरसी स्पेसिफिक सेक्टर एंड इंश्योर एडरेंस टू एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। तो स्टेट क्या करता है कि कंप्लायंस को मॉनिटर करता है, एड्रेस वॉल्यूशन, दे इन्वॉल्व्स रेगुलेटरी एजेंसी टू दैट ओवरसीज स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड इंश्योरेंस एडरेंस टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। तो उसको प्रॉपर जो भी रेगुलेटरी आपने लगाए हैं उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और इन्फोर्समेंट कराना पड़ेगा, मतलब फोर्सफुली आपको काम करवाना पड़ेगा, ठीक है, स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो भी पॉलिसी उसको लागू करवाने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन स्टेट के लिए, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, द स्टेट मैनेज रिसोर्सेज दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। दिस इंक्लूड्स नेगोशिएशन, एग्रीमेंट एंड कोलैबोरेशन विद अदर नेशन टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। अच्छा, राजस्थान का भी पर्टिकुलरली जैसे जापान से किसी चीज़ को लेकर मेट्रो को डेवलप करने के लिए जापान से करार है, तो वो स्टेट भी करार करता है और इंडिया पूरे एज ए राष्ट्र भी करार करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन कर सकते हैं और साथ ही कोई ग्लोबल चैलेंज जैसे कोई हंगर है किसी को, उसके लिए वो कर सकते हैं। Foreign aid and assistance, the states may manage resources related to foreign aid assistance. This involves allocating funds and coordinating efforts to support development projects and address humanitarian needs in other countries. तो दूसरे जैसे अभी आपने देखा होगा कि भूकंप आया था ताइवान में, तो मोदी जी ने भी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी अलग अलग लोगों ने। पाकिस्तान वालों ने क्या करा कि उन लोगों ने जो पाकिस्तान को नीड के लिए भेजा था वही जहाज़ वापस अपने पंचे चिपका के वापस भेज दिया, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो मालदीव के लिए हमने पानी की बोतलें भेजी थी, मतलब है ना, पूरे टर्म जब वहाँ पर बहुत परेशानी हुई थी। पब्लिक प्राइवेट पार्ट कोलैबोरेशन,
PPP, the state may engage in collaboration with the private sectors to optimize resource management. PPPs involves joint ventures or contractual agreement to deliver public service और infrastructure project. तो पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पे काम कर सकते हैं, जो स्टेट हाईवेज हो गए, है ना, अलग अलग जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, गार्डन्स जो हो गए, अलग अलग चौराहे मैनेज करना हो गए, तो वो पब्लिक ग्रुप अपना वहाँ पर एक होर्डिंग, एक बोर्ड लगा देते हैं और उसको गार्डन को, चौराहे को मैनेज करते हैं. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटिटीज फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव अलाउ दैट स्टेट टू लिवरेज प्राइवेट रिसोर्स फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉसेज. तो हर एक फैक्ट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अमाउंट जो है वो सोशल कॉज के लिए खर्च करना पड़ता है. CSR फंड बोलते हैं अपन, है ना, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये काम करना ही पड़ता है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए उस फंड का वो यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट वाले. Challenges and consideration: corruption and mismanagement. Ensuring transparency and accountability is crucial to prevent corruption and mismanagement of resources within the states. स्टेट के अंदर ही जो है करप्शन और मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है ना. तो वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत क्रूशियल है करप्शन से बचाना. Equity, the social justice state must strive to manage resources equitably, addressing disparities and ensuring that benefits of resource management are distributed fairly among different segment of the population. तो हर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को जो रिसोर्सेज है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, ये देखने को मिलता है कई बार हमें, है ना. तो ट्राई करते हैं स्टेट वाले भी, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है. सस्टेनेबिलिटी: द स्टेट फेसेस द चैलेंजेस टू मैनेजिंग रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर कंसिडरिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स टू मीट द नीड्स टू प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि हमें अभी की नीड्स को पूरा करना है और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें. पानी हो, है ना, वाटर, ठीक है, या एयर की क्वालिटी हो, अर्थ की, ज़मीन की क्वालिटी हो, सोइल की क्वालिटी हो, ये कहीं ना कहीं मैनेज होनी चाहिए. स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग. दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. Strategic policy planning is a systematic and forward-thinking process through which government, organization, and institution define their goals, assess to current state of affairs, and develop well thought-out plan to achieve their objective. This process involves a series of steps and consideration to ensure that policies are not only well formulated but also aligned with overarching strategic goals. तो पॉलिसी की प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक तरीके से होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए कि भैया सिर्फ वो फायदे के लिए नहीं हो, उससे एक बड़ा गोल जो है वो भी कंप्लीट होगा. Definition of strategic goal: mission and vision. Being by articulating the organization mission and vision, these statements provide a clear understanding of the purpose of long term aspiration. तो पहले आपका मिशन होता है ना, उसके बाद आपका विजन होता है कि मेरा मिशन ये है कि 2047 तक जो है कोई भी व्यक्ति को सबको घर प्रोवाइड करना है. फिर आपका विजन जो होता है कि हाँ मुझे इसी सेक्टर में काम करना पड़ेगा इस मिशन को पूरा करने के लिए. स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव: आइडेंटिफाई स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए. अब आपसे अनमेजरेबल आप नहीं करोगे कि भैया मेरे स्टेट की 7 करोड़ पॉपुलेशन है उसको मैं जॉब प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना. आप बोलोगे कि 7 करोड़ में से हम जो है 70,000 गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेंगे इस साल. तो ये स्ट्रेटेजी होता है, टाइम बाउंड हो सकता है, अचीवेबल हो सकता है, रिलेवेंट हो सकता है. इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है स्मार्ट की. स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दैट वेल गाइड पॉलिसी डेवलपमेंट. दीज ऑब्जेक्टिव्स शुड अलाइन विद ओवरऑल मिशन एंड विजन. तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एक ओवरऑल मिशन और विजन को तरफ अलाइन होने चाहिए. एनवायरमेंटल स्कैन, SWOT एनालिसिस. SWOT होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है. कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस फॉर इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस एज वेल एज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो क्या इंटरनल स्ट्रेंथ है, क्या हमारी कमजोरियां हैं, क्या बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या परेशानियां हो सकती है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. दिस हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द करंट स्टेट ऑफ अफेयर एंड पोटेंशियल एरियाज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट. तो जब हम SWOT एनालिसिस करते हैं तो जो हमारे थ्रेट्स हैं, जो हमारी वीकनेस है, हम उसमें काम कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप हर जने को मोबाइल प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्या हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है कि भैया हमारे पास वर्कफोर्स अच्छी है लेकिन हमारे पास बजट की प्रॉब्लम है ना. लोगों को एक्चुअल में लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं इसका. पेस्टल एनालिसिस, एक्सिस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यूजिंग पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल. ये सारा का सारा एनालिसिस उसके अंदर होना चाहिए. पॉलिटिकली फ़ायदेमंद है या नहीं है, इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद है या नहीं है, सोशली फ़ायदेमंद है या नहीं है, टेक्नोलॉजिकल अचीवेबल है या नहीं है, लीगली सही है या नहीं है, एनवायरमेंटली सही है या नहीं है. इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में प्लानिंग को फायदा मिलता है. स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स. जो भी स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना. एम्प्लॉय हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है ना, और उनको एंगेज करेंगे. कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर इन पॉलिसी प्लानिंग
थ्रू कंसल्टेशन, सर्वे एंड कोलैबोरेटिव सेशन। तो टाइम टू टाइम आप सर्वे करते हैं, अलग अलग लोगों से उनके राय लेते हैं, ईमेल के थ्रू, घर टू घर एक्सपर्ट ओपिनियन के थ्रू आप काम करते हैं, है ना, जिससे कि एक डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव को मिलता है और जो और अच्छी रोबस्ट पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी डेवलपमेंट टीम formulate dedicated team or task forces responsible for developing policies. These teams should include individual with expertise in relevant areas and representation from various organizational levels. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं जो टीम है वो इंक्लूड होती है अलग अलग। जैसे कई जगह आपने देखा होगा एक जजों की कमेटी बिठाई या हिस्टोरी की कमेटी बिठाई या वित्त वालों की कमेटी बिठाई, तो ऐसे टीम्स आप बना सकते हैं जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपकी हेल्प करेगी। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डेटा बेस्ड रिसर्च, एक्सपर्ट ओपिनियन, बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें यूज़ करना है। फिर ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज का भी ध्यान रखना है कि डिफरेंट पॉलिसीज़ में जो ऑल्टरनेटिव सिनेरियो क्या हो सकते हैं और उसमें मोस्ट इफेक्टिव और फिजिबल ऑप्शन कौन सा है, उससे क्या आउटकम हमें देखने को मिलते हैं। रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, conduct a risk assessment to identify political challenges and obstacle to policy implementation. This includes considering internal and external risks that may impact the achievement of strategic objectives. तो रिस्क का हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको एक स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट की तरह हमें ले जाना है, ठीक है। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, डेवलप स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट आइडेंटिफाई रिस्क. दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंटिजेंसी प्लान एंड बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी इनटू पॉलिसीज टू अडेप्ट टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो जो हम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उनके लिए हम हमारी पॉलिसी, अगर मान लीजिए कोई आप डैम बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, तो उसमें हम कैसे उस पर काम करेंगे। जैसे कोरोना आ गया तो सारी की सारी पॉलिसी चेंज हो गई। आप देखिए आजकल जो पॉलिसी बन रही है वो इंश्योरेंस वाइज ज़्यादा बन रही है, इंश्योरेंस के अंदर कोरोना कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ें कवर हो रही है या नहीं हो रही, तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। Implementation planning, action plan, developed detailed action plan outlining the steps, responsibility and timelines for policy implementation, clearly define the resources required and allocate responsibility to relevant departments और individuals। तो एक्शन प्लान आपका प्रॉपर तैयार होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट, मान लीजिए जो PWD डिपार्टमेंट है, PHD डिपार्टमेंट है, WRD डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्शन प्लान्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। कलेक्टर ये करेगा, सेक्रेटरी ये करेगा, ठीक है। Performance metrics, establish KPI, key performance index to measure the success of policy implementation. These metrics should align with a strategic objective and provide a basis of monitoring process. तो मॉनिटरिंग प्रोसेस को मेज़र करने के लिए आप की परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार कर सकते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। Monitoring and evaluation, implementing monitoring mechanisms to track the progress of policy implementation. This involves regular review, progress and report of feedback loops. जो भी फीडबैक्स हैं उसके अंदर जो परेशानी देखने को मिल रही है उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, एवेल्यूट की जाए और रेगुलरली रिव्यू किया जाए, है ना। Evaluation criteria, establish criteria for evaluating the effectiveness of policies. This may include assessing the impact of organizational performance, stakeholder satisfaction and achievement of strategic objectives. एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रही है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, स्टेक होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फीडबैक एंड एडॉप्शन, फीडबैक लूप्स, क्रिएट फीडबैक मैकेनिज्म्स टू गैदर इनसाइट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज एंड कम्युनिटी यूज फीडबैक टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू पॉलिसीज एंड इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस। फीडबैक लूप्स का हम यूज़ करते हुए नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, जो भी हमें फीडबैक एम्प्लॉइज से, स्टेक होल्डर से, कम्युनिटी से मिलते हैं। एक कंपनी भी ऐसे ही काम करती है, सरकार भी ऐसे ही काम करती है, पॉलिसीज भी ऐसे ही काम करती है, ठीक है। आपका मैनेजमेंट अडेप्टिव होना चाहिए, है ना, एक अडेप्टिव मैनेजमेंट अप्रोच अपनानी चाहिए। फ्लेक्सिबल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, जहाँ परेशानी देखने को मिल रही है वहाँ पर नहीं करेंगे, दूसरी जगह उस पॉलिसी को अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को जो है थोड़ा थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं फीडबैक के अकॉर्डिंग, और जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, डेवलप ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर अबाउट पॉलिसीज, देयर ऑब्जेक्टिव एंड द बेनिफिट। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड हेल्प्स टू गेन सपोर्ट। तो कई बार क्या होता है कि आप अगर उसको प्रॉपरली एक नोटिस के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उस पॉलिसीज़ को आप लागू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। इंगेजमेंट विद पब्लिक, एंगेज विद द वाइडर पब्लिक थ्रू वेरियस चैनल्स, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड टू गैदर इनपुट। पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। तो अगर पब्लिक को आप इंगेज करके रखेंगे, अलग अलग चैनल के थ्रू ट्रांसपेरेंसी देंगे, है ना, इनपुट उनके इकट्ठा करेंगे, है ना, तो पब्लिक सपोर्ट से हम क्या करेंगे कि पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
Continuous improvement, learning culture, foster a culture to continuous improvement within the organization, encourage learning from both success and failures to define policies and enhance strategic planning process. Periodic review, periodically review and update policies to ensure their relevance in changing environment. This involves assessing the evolving needs and organization and adjusting policies accordingly. तो जो policies हैं उससे हमने क्या सीखा, एक लर्निंग कल्चर होना चाहिए कि पॉलिसी सक्सेसफुल हुई या फेल हुई, और उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, और पीरियडिकली वो कहीं ना कहीं एक रिव्यू उसका होना चाहिए, ठीक है ना, पॉलिसीज़ का. Challenges and consideration, political dynamics, navigate political dynamics that may influence the development and implementation of policies, consider the impact of changes in leadership and political priorities. Resource constraints, address resource constraints that may affect the capacity to implement policies, ensure that the necessary resources including funding, personnel and technology are available. तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्स के कंस्टेंट्स होते हैं, फंडिंग के कंस्टेंट्स होते हैं, है ना, पर्सनल और टेक्नोलॉजी जितनी अवेलेबल उसके कंस्टेंट हमें देखने को मिलते हैं. तो ये चैलेंजेस हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं. Complexity of issue, acknowledge the complexity in certain policy issues. Some issues may require multi-phase solution, collaboration with the external players. कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें एक्सटर्नल प्लेयर्स का सपोर्ट चाहिए, कुछ में इंटरनल लेवल पे भी काम हो जाता है. स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स फोरसाइट, कोलैबोरेशन, अडेप्टेबिलिटी. बाय इंटीग्रेटिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इनटू पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस and align their policies and overarching goals and response effectively to the challenges and opportunity of the operating environment. जो भी environment में हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग हमें कोलैबोरेशन चाहिए, अडेप्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, और पॉलिसी जो है उसके गोल की तरफ अच्छे से आगे बढ़े. तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आशा करता हूँ. आई होप. थैंक यू सो मच उसके लिए. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप सब्सक्राइब कर दीजिए. और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच. मेरा लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू सो मच.